नमस्कार। विमुद्रीकरण के फैसले को 37 दिनों का वक्त बीत चुका है। पूरे देश भर में इस एक मुद्दे, इस एक फैसले पर जितनी चर्चा हुई शायद किसी दूसरे मुद्दे पर अभी तक नहीं हुई है। सिर्फ संसद में इस मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं हो पा रही, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एक ऐसा फैसला है जो देश में राजनीति, आतंकवाद, काले धन की समस्या, बैंकिंग सिस्टम में खामियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी खासा असर डालने जा रहा है। और आज हम इस मुद्दे पर एक ऐसे शख्स के साथ रूबरू हैं जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 31 सालों तक काम किया। 1991 के बाद देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, वो अर्थशास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, राज्यसभा में स्वतंत्र सांसद हैं, डॉक्टर नरेंद्र जाधव, और जाने माने लेखक हैं अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषा के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाधव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे, चूंकि आप आरबीआई में इतने सालों तक रहे और ये फैसला मूल तौर पर आरबीआई से निकल करके आया, आपने 1991 देखा, 2008 देखा और उसके बाद 2014 का ये बड़ा फैसला देखा। सबसे पहले आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या एक रिफॉर्म का फैसला है, डिस्ट्रप्शनिस्ट फैसला है, या फिर सुधारों की एक नई दिशा, नए दरवाजे खोलता है? देखिए, मैंने रिजर्व बैंक में बहुत सालों से काम किया है। रिजर्व बैंक का प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में मैंने स्वेच्छानिवृत्ति 2008 साल में ले ली। जब मैंने 31 वर्ष रिजर्व बैंक में काम किया तो ये जो प्रस्ताव है वो हर 5 बरस के आसपास आते ही रहा है। अच्छा, ये नया प्रस्ताव नहीं है, लेकिन आज तक इतने बार ये प्रस्ताव आने के बावजूद भी किसी नेतृत्व में ये क्षमता नहीं थी कि ये डिसाइसिव, ये इतना बड़ा निर्णय ले और ये निर्णय ये सरकार ने लिया है और इस बात का मुझे बहुत फख्र है। तो आप इसको क्या एक आर्थिक सुधार के फैसले के तौर पर देखते हैं, या फिर अर्थव्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के एक फैसले के तौर पर देखते हैं? क्योंकि सुधार वहीं होता है जहां बहुत बड़ी गड़बड़ियां होती हैं और बड़े फैसले तभी लेने पड़ते हैं जब वाकई समस्या इतनी विकट हो कि आपको ठोस फैसले लेना उस वक्त बहुत जरूरी हो जाए। नहीं, आप जो कहते हैं वो सही है, लेकिन वो सुधार अलग है। सुधार ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आज ये जो चल रहा है उसके पीछे विमुद्रीकरण तो है ही, लेकिन आपको पूरा परिप्रेक्ष्य दिखना चाहिए। मेरी राय में 5 अलग अलग बातों से हमारा संबंध है। इसमें बहुत बड़ा सुधार आ रहा है, 5 बातों से आ रहा है। पहली बात तो है विमुद्रीकरण। दूसरी बात है जो इनकम टैक्स के लॉज में जो बदलाव लाए, वो दूसरा। तीसरी बात यह है कि सोने के बारे में जो बंधन लाए हैं, ये तीसरी बात है। चौथी बात यह है कि डिजिटल पेमेंट के बारे में जो डिजिटल पेमेंट करने के लिए जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये चौथी बात है। और पांचवी बात है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मेरा ये मानना है कि ये 5 बड़े मुद्दों को लेकर भारत की अर्थव्यवस्था में आमूलाग्र बदलाव आ जाएगा और बहुत सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। और मेरा यह मानना है कि यहां से आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बदली होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था एक न केवल अच्छा ग्रोथ रेट दिखाएगी, उसके परे जाकर उसमें ज्यादा क्लीनर, स्वच्छ अर्थव्यवस्था होगी, उसमें हेल्दियर इकोनॉमी विल बी देयर, स्वच्छ अर्थव्यवस्था होगी। और इससे बढ़कर ये महत्वपूर्ण बात ये है कि ये शाश्वत बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो अभी आजकल हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे वेगवान अर्थस्थिति भारत देश की है दुनिया के सारे बड़े देशों में, लेकिन साथ ही साथ जॉब्स की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। प्रति वर्ष हमारे देश में 12.8 मिलियन पीपल ये जॉब मार्केट में जाते हैं। उसमें से कितने लोगों को जॉब मिलता है? बहुत कम लोगों को जॉब मिलता है। अभी तक जॉबलेस ग्रोथ का एक तरह से हमारे ऊपर आरोप लगता रहा है। आप कह रहे हैं कि ये चीज बदलने जा रही है। बिल्कुल बदलेगी और ये बदलाव का ये प्रमुख कारण ये होगा कि डीमोनेटाइजेशन, जो विमुद्रीकरण किया जा रहा है, उसके जरिए न केवल अर्थव्यवस्था का विकास बढ़ेगा, साथ ही साथ विकास बढ़ते बढ़ते उसके साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ जॉब्स की संख्या बढ़ सकती है। डॉक्टर जाधव, मैं आता हूं उस पे, चूंकि आपने 5 बड़े एक तरह से असर जो है, या 5 जो बड़े रिफॉर्म्स एक साथ चल रहे हैं इस फैसले के बाद में, आपने उनका जिक्र किया। सबसे पहला जो बिंदु आपने जिक्र किया वो है काले धन का। बिल्कुल। एक जो आंकड़ा पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने कहा कि जितने
नोट सर्कुलेशन में थे 15-16 लाख करोड़, उसमें से अभी हमारे पास 12-13 लाख करोड़ आ चुके हैं, तो सिस्टम में काला धन नहीं था। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज क्यों की गई, कैसे रिफ्यूट करेंगे आप नहीं इसे? नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पहला उद्देश्य तो ये था कि जाली नोट जो है, जाली नोट के ऊपर झटका देना, ये हमारे जो नजदीकी देश है, मित्र देश, उसके तरफ से जो जाली नोट हमारे देश में आते हैं, जिससे आतंकवाद की फाइनेंसिंग होती है, आतंकवादियों की फाइनेंसिंग होती है, उसको झटका देना, ये एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये था कि जो हमारे देश में काला धन है, जो टैक्स चुकाया हुआ काला धन है, जो टैक्स को नहीं दिया हुआ ऐसा जो काला धन है, वो काले धन को हिट करना, ये दूसरा उद्देश्य था। ये दोनों के बारे में हम लोग सोचेंगे। पहली बात है कि जो आपने कहा कि हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम साहब ने कहा है कि हमारे देश में काला धन कितना है, हमारे देश में फेक करेंसी, जाली नोट की मात्रा क्या है, केवल 400 करोड़। और हमारे देश में ये लोगों ने 400 करोड़ रुपए की 400 करोड़ रुपए की जाली नोट, काउंटरफिटिंग नोट की डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको रद्दबादल करने के लिए इन लोगों ने 14 लाख करोड़ का जो धन है उसको बंद कर दिया। ये गलत बात है। दिखने में तो ये सही लगता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। कैसे, मैं बताता हूं। अगर आप पूछेंगे कि हमारे देश में आतंकवाद से कितने लोगों की मौत हो गई है, 1994 से लेकर 2016 तक, आज तक इतने वर्षों में 35,000 लोगों की मौत हो गई। 35,000 लोगों। अगर कोई महानुभाव कहेगा कि अरे 35,000 किस खेत की मूली है, ये तो दरिया में खसखस है, हमारे देश की आबादी तो 130 करोड़ है, तो 35,000 का अनुपात, हमारे लोक संख्या के साथ अनुपात जो है वो केवल 0.02% है। इससे आतंकवाद की समस्या कम नहीं होती है। इसको कहना कि अनुपात कम है इसलिए ये समस्या कम है, कहना ये बिल्कुल गलत है। कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे तथ्य आप दे सकते हैं जिससे हम डिसाइसिवली कह सकें कि आतंकवाद और नक्सलवाद पे लगाम लग पाई है इस फैसले के बाद? देखिए, इसके बाद में पहली बात तो ये है कि नक्सलवाद के ऊपर बहुत सारी कैश पा गई है वहां, और ये तो पुलिस वाले ही ज्यादा बता सकते हैं, गृह मंत्रालय ही ज्यादा बता सकता है, लेकिन ये तो पक्का रिजर्व बैंक का एस्टिमेट था कि 400 करोड़ रुपए के जाली नोट हमारी व्यवस्था में है, और वो ज्यादातर उसका उपयोग कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा रहा है। अब वो और सोर्सेस से क्या पैसे लाते हैं उससे मेरा तरोकार नहीं है, लेकिन हमारे देश की नोट जब हमारा साथी देश हमारे देश में जाली नोट बनाकर भेजता है और उससे आतंकवाद को अगर वो बढ़ावा देता है, तो वो रोकना ये हमारा कर्तव्य नहीं, परम कर्तव्य था, और वो हमने किया है। दूसरी बात जो आपने कही डॉक्टर यादव, वो कही आपने कि इनकम टैक्स एक्ट में जो बदलाव किया गया है, क्या इससे आप मानते हैं कि टैक्स बेस बढ़ेगा और जो पूरी कवायद की जा रही है उससे टैक्सेशन की दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, नहीं, इसके पहले आपका पहला वाला जो प्रश्न था उसका भी जवाब मैं देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि बहुत सारा कैश जो था वो वापस आ गया, इसका मतलब ये स्कीम फेल हो गई। हाँ। ऐसे नहीं है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये पैसा वापस आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा पैसा सफेद पैसा हो गया, जो काला पैसा था वो सफेद हो गया, लेकिन जो पैसा इधर उधर पड़ा हुआ था, इधर उधर जो पैसा पड़ा हुआ था, जो गद्दों में छुपाया गया था, वो बहुत सारी मात्रा में वो पैसा वापस आ गया और वो मेन स्ट्रीम में आ गया। ये बहुत अच्छी बात है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। अगर आप भारत का फाइनेंशियल डेवलपमेंट का इतिहास देखेंगे तो 3 बार बहुत बड़े पैमाने में, बहुत बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। पहला जब हुआ 1969 में, जब इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया था, तब क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की तरफ हम बढ़े। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। दूसरा जो हुआ तो मोदी सरकार ने जो जनधन योजना लाई थी, उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ गया, और अभी इस विमुद्रीकरण के माध्यम से फिर से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें बहुत बढ़ोतरी मिल जाएगी, और ये अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है, ये मेरा कहना है। दूसरी बात उसमें ये भी है कि ये सारा जो पैसा आया है, ये सारा पैसा वाइट नहीं हो जाएगा, इसकी जांच परख की जाएगी, और जिन लोगों ने अपने नॉन सोर्सेस के से बहुत ज्यादा पैसा
डिपॉजिट किया है उनकी जांच परख हो जाएगी, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी और इसमें ये हो जाएगा कि बहुत बड़ी तादाद में पैसा, काला पैसा जो है वो प्रकट हो जाएगा और वो सरकार के खजाने में आ सकता है। डॉक्टर यादव, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद चूंकि आपने गोल्ड की बात की है, साथ ही साथ जो डिजिटल इकोनॉमी और जो लेस कैश या कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, उस पर आपने बात की है। आपसे हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए यह खास कार्यक्रम। आज देश काले धन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन यानी पुराने 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी, जो कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने काले धन को बदलने के लिए भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद व ऐसी गैर कानूनी राशि को जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, आयकर विभाग इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इस अपराध में भागीदार न बने। एक सच्चे भारतीय की तरह काले धन के खिलाफ इस जंग में आगे आए, देश को मजबूत बनाए। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था। JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड माई रेज्यूमे ऑन माई यूनिफॉर्म। विच अदर कंपनी लेट्स यू डू दैट? हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। क्या भाई साहब, कहाँ बिजी है? बस यार, अभी अभी मैंने अपना एडवांस टैक्स ई-पे किया है। तब तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए। मैंने क्या किया? सीमाओं की सुरक्षा के लिए तो हमारे ये वीर जवान तैनात हैं। पर ये तभी संभव है क्योंकि आप जैसे जिम्मेदार लोग एडवांस टैक्स के रूप में समय पर अपना योगदान दे रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सही समय पर सही एडवांस टैक्स जमा करवाएं। एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख है 15 दिसंबर 2016। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। आज देश काले धन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन यानी पुराने 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी, जो कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने काले धन को बदलने के लिए भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद व ऐसी गैर कानूनी राशि को जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, आयकर विभाग इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इस अपराध में भागीदार न बने। एक सच्चे भारतीय की तरह काले धन के खिलाफ इस जंग में आगे आए, देश को मजबूत बनाए। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। राहुल आया नहीं अब तक। जीते रहो बेटे। जीजू तो हमेशा ही लेट आते हैं। अरे साले साहब, आपकी तरह सुरक्षित नौकरी थोड़ी ना हमारी, जो आना जाना समय से हो। पर मेहनत तो हम भी करते हैं। अरे भाई, तो उसका फल भी तो मिलता है। 60 के बाद पेंशन, और हमें देखो टेंशन। पेंशन तो तुम्हें भी मिलेगी राहुल। वो कैसे? नेशनल पेंशन सिस्टम से। आज एक छोटी सी रकम से निवेश करो, टैक्स में छूट का लाभ उठाओ और 60 के बाद पेंशन पाओ। अरे वाह, ये हुई ना बात। हमारे दुबई हॉलिडेज के फौरन बाद ही रजिस्टर करवाऊंगा मैं। अरे भाई, इतना इंतजार क्यों? ENPS के जरिए आज ही रजिस्टर करवा लो। और अगर तुमने कभी नौकरी बदली भी, तब भी तुम्हारे पेंशन निवेश का नंबर नहीं बदलेगा। आज ही नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश कीजिए और पाइए ढेरों लाभ। पेंशन तो हो गई पक्की, तो अब खाता खोलो और टैक्स में भी बचत कर लो। एक बार फिर स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र जाधव से, जो कि अर्थशास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं, इस वक्त राज्यसभा में स्वतंत्र सांसद भी हैं और जाने माने लेखक हैं। 3 भाषाओं में उन्होंने कई पुस्तकों का निर्माण किया है, 37 किताबें लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने RBI में 31 साल बिताए हैं। वही RBI जो ये डिमोनेटाइजेशन को एक तरह से सेंट्रल एजेंसी है, उसको एक तरह से मॉनिटर कर रही है और उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। डॉक्टर यादव, एक बार फिर से शुक्रिया। अब आते हैं रिजर्व बैंक जो काम कर रहा है इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं
फैसला बहुत अच्छा है, हम इस फैसले के साथ हैं, लेकिन तैयारी थोड़ी सी कम थी। रिजर्व बैंक को तैयारी करनी चाहिए थी, प्रिंटिंग ज्यादा करनी चाहिए थी, कैलिब्रेशन एटीएम्स का किया जाना था, उसमें हम कहीं चूक गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, रिजर्व बैंक बहुत बढ़िया काम कर रही है। रिजर्व बैंक ये बहुत अच्छी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे ये बताना चाहिए आपको कि ये कहने के लिए तो ठीक है कि पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ पूरी तैयारी की जा रही थी और दूसरी तरफ इसकी पूरी गुप्तता मेंटेन की जा रही थी। ये दोनों में संघर्ष है, ट्रेड ऑफ है कि अगर आप तैयारियां करते बैठेंगे और गुप्तता की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो पूरी बात फिसल सकती थी। तो ये दोनों करते वक्त तैयारी भी करनी है और गुप्तता भी रखनी है। ये दोनों में जो संघर्ष हुआ उसमें एक समय ऐसा आया होगा, ये मेरा अनुमान है, कि उन्हें तय किया कि अभी करना जरूरी है। अगर हम यहां से आगे बढ़कर अगर तैयारी करते ही रहेंगे तो शायद गुप्तता का भंग हो जाएगा। तो दैट वाज द गोल्डन मीन, दैट वाज द डिसीजन। ये निर्णय सरकार को लेनी थी और मोदी सरकार ने वो निर्णय ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा निर्णय कोई पहले सरकार ले नहीं सकी थी। आरबीआई क्या तैयारी कर सकती थी, आप बताइए। नोटों के आप बोल रहे हैं नोटों के मामले में, नोटों की छपाई तो 6 महीने से चल रही है, 6 महीने से चल रही थी, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई और इतने महीने में इतनी बड़ी मात्रा में छपाई की है। रही बात एटीएम के रिकैलिब्रेशन की, अब देखिए एटीएम में 3 स्लॉट्स होते हैं, 3 बिन्स होते हैं। एक तो 100 रुपये का होता है, एक 500 रुपये का होता है और एक 1000 रुपये का होता है। 2 नवंबर को रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर इशू किया कि आप 500 और 1000 की नोट देना बंद करें। प्रायोगिक तत्वों पर 10% एटीएम में, हमारे देश में 2,15,000 एटीएम है। उन्होंने कहा कि ये दोनों बंद कर दीजिए और सिर्फ 100 रुपये की नोट दीजिए और ये प्रायोगिक तत्वों पर कीजिए और 15 दिन के बाद हम रिपोर्ट करेंगे। अगर रिजर्व बैंक ने आदेश दिया होता कि 3 बिन्स जो बनाएंगे आप, वो 100 का बनाइए, 500 का बनाइए और 2000 का बनाइए, फिर बात लीक हो तो जाती। बात लीक हो जाती। तो भारत जैसे खंडप्राय देश में पूरी तैयारी पहले करना ये नामुमकिन है अगर आपको गुप्तता रखनी है तो। लेकिन सर, ये बात तो आप मानेंगे कि बैंकिंग सिस्टम इतना पोरस है, वो इस स्कीम के बाद सामने जरूर आ गया। और जिस तरह से हम लगातार ये खबरें देख रहे हैं कि यहाँ पर नए नोट को पुराने नोट से बदला गया, बैंकों में पकड़े गए लोग, नए नोट के साथ पकड़े जा रहे हैं, लोग एटीएम में लाइन लगा के खड़े हैं, उनको नोट नहीं मिल पा रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से इसको एक तरह से इंप्लीमेंट करने में सफल नहीं हो। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं। देखिए बॉस, ऐसा है अजय जी कि हर एक बैंक, दुनिया की हर एक बैंक इस प्रिंसिपल पर, इस तत्व पर चलती है कि सारे जो खातेदार है, सारे डिपॉजिटर है, वो एक साथ जाके अपना पैसा वापस नहीं मांगेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। दुनिया की कोई भी बैंक हो वो डूब जाएगी अगर सारे लोग एक साथ अपने पैसे निकालने के लिए जाते हैं। बैंक पैसे तो वहां रखती नहीं है। बिल्कुल। अभी क्या हो गया, देखिए कि बहुत सारे क्यूज हुए, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन मैं इस तरफ देखता हूं, इसमें 3 प्रकार के लोग हैं। एक जो है मेरे जैसे सीनियर सिटीजन्स है, जो कि जिनको लगता है कि हमारा पैसा डूब गया, तो वो जाके लाइन में खड़े हो गए। एक बात, उनकी तरफ पूरी सहानुभूति मेरी है। दूसरी कतार किन लोगों की है, दूसरे कौन लोग हैं, तो जिनको दैनंदिन व्यवहार के लिए उनको पैसा चाहिए और सबको चाहिए, लोअर इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम, एवरीबॉडी। तो ये सबको पैसे चाहिए, उनके पास तो कैश है नहीं है, जो है वो पुरानी है, तो वो बदलने की कोशिश के लिए वो भी वहां जाते हैं। उनके प्रति भी मेरी पूरी सहानुभूति है। ठीक है। तीसरी बात जो है, तीसरी जो कतार है, कतार में जो तीसरे प्रकार के लोग हैं जिनके प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा काला धन है और उन्होंने भाड़े के टट्टू को बुला के उनको पैसे दे के उनको लाइन में खड़ा कर दिया है, जिनको कैश कुली कहा जाता है। कैश कुली की बड़ी तादाद में कैश कुली हमारे सिस्टम में, उनकी वजह से ये परेशानी हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है ये परेशानी तात्कालिक है। अगले 15 दिन में 31 दिसंबर तक ये सारी समस्याएं जो है, क्यूज के माध्यम से जो समस्या है, ये दूर हो जाएगी और इसका अच्छा परिणाम आपको जल्दी से ही दृग्गोचर होगा। डॉक्टर यादव, इस फैसले से गरीबों को कैसे फायदा होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये गरीब लोग बहुत परेशान हैं और जिनके पास पहले से काला धन है उन्होंने तो वाइट करा लिया, लेकिन जो परेशानी है वो आम आदमी को हो रही है। गरीबों को 2 तरफ से फायदा होता है, होने वाला है।
पहली बात तो यह है कि सरकार का रेवेन्यू जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने वाला है। अच्छा, अभी हमारा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो कितना है? 10.5%, हमारे जीडीपी के 10.5%। दुनिया का एक बहुत सारा कम इसमें इसकी गणना होगी। इतना कम हमारे पास टोटल रेवेन्यू आता है। अभी क्या हो गया है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बहुत बढ़ने वाला है। वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जिस हद तक आप काले धन को नियंत्रित करते हैं, उसको सफेद बनाते हैं, तो उससे टैक्स लेके गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बढ़ने वाले, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बहुत बढ़ेंगे। दूसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा इसमें एक बात जो हो गई है कि छोटे छोटे जो है ट्रेडर्स है, छोटे व्यापारी है, ट्रेडर्स है, छोटे उद्योग वाले हैं, इनको बहुत सदमा पहुंचा है। और ये बात तो सही है, इसको तो मंजूर करना ही पड़ेगा। उनके लिए क्या फायदा है? आप देखिए, जो घर बनाते हैं उनके लिए क्या फायदा है? फायदा ये है कि देखिए, ये उसूल है, अर्थशास्त्र का एक उसूल है कि जिस अर्थव्यवस्था में काला धन अधिक मात्रा में होता है, वहां इन्फ्लेशन का प्रेशर भी ज्यादा होता है, महंगाई का प्रेशर ज्यादा होता है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है। जब काला पैसा बहुत ज्यादा हो तो पैसे उछालते हैं लोग, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन को महंगाई पे कमी होगी, वो कम होगा। और साथ ही साथ जो हमने देखा है पिछले महीने भर में बैंकों में 11 लाख करोड़ रुपया आ चुका है। इसका मतलब है कि देखिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज डाउन और साथ ही साथ बैंकों में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आ गया है। ये दोनों का इकट्ठा जो परिणाम होगा वो ये होगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ी मात्रा में कम होने की संभावना है। और उसको 10 बरस नहीं लगेंगे, मैं 3 महीने की बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट रेट जब 1% से नीचे आता है, लेंडिंग रेट अगर 1% से नीचे आता है, तो तुम्हारे घर का ईएमआई 15% से कम हो जाता है। मतलब आपका परचेसिंग पावर 15% से बढ़ जाता है। आप सोचिए कि अगले 3-4 महीने में अगर 2% से इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितनी बड़ी चालना मिल सकती है। एमएसएमई जो है, छोटे उद्योग जो है, उनको कितनी बड़ी चालना मिल सकती है। और इसी के बदौलत ग्रोथ रेट पर शुरू में तो कुछ बुरा असर आएगा ही। इस वर्ष के ये क्वार्टर में, ये सितंबर से दिसंबर ये क्वार्टर में, और 2017 के पहले क्वार्टर में, जनवरी से लेके मार्च तक हमारा ग्रोथ रेट कम होने वाला है। मनमोहन सिंह साहब ने कहा है 2% से कम होगा। मैं कह रहा हूं, आरबीआई कहती है 0.5% कम हो जाएगा। मैं कहता हूं 1% कम हो जाने दो। 1% कम होने के बाद में जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल 2017 से, तो हमारी अर्थव्यवस्था में इतना वेग आ सकता है। इंटरेस्ट रेट कम होने से मैन्युफैक्चरिंग को अच्छी चालना मिल सकती है, छोटे उद्योगों को बड़ी चालना मिल सकती है, और इतना गतिमान हमारी अर्थव्यवस्था हो सकती है कि हमारा पहले वाला जो विकास का दर है 7.5%, तो एक ही वर्ष में हम हासिल कर सकते हैं। जो भी कम हुआ है वो हासिल करेंगे, वहां से भी आगे बढ़ेंगे। और फर्क ये होगा कि अर्थव्यवस्था में हमारी गतिशीलता भी आ जाएगी, और साथ ही साथ में बहुत सारे जॉब का क्रिएशन हो जाएगा, रोजगार पैदा होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इट विल बी अ क्लीनर इकोनॉमी एंड हेल्दियर इकोनॉमी इन द फ्यूचर। आप कह रहे हैं क्लीनर इकोनॉमी होगी और हेल्दियर इकोनॉमी होगी, लेकिन क्या इस फैसले पर हम रुक जाएं, या फिर इसके आगे भी कुछ ऐसे बड़े फैसले, ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे प्रधानमंत्री को, जैसे कि काले धन और जो अर्थव्यवस्था में जो एक साथ जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं वो सही दिशा में जाए? मिसाल के तौर पर गोल्ड और जो रियल एस्टेट इकोनॉमी है, उसको किस तरह से क्रैक डाउन करना पड़ेगा? गोल्ड के बारे में हम लोग बोलेंगे। देखिए, दुनिया के किसी देश में सोने के प्रति हमारे देश में जितनी लालच है, उतनी लालच कहीं पर भी नहीं। क्या आप जानते हैं हमारे देश में कितना गोल्ड है? हमारे देश में रिजर्व बैंक के पास है 565 टन रिजर्व बैंक के स्टॉक में। निजी स्टॉक्स कितना है हमारे पास? कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऐसा है कि 30,000 टन गोल्ड हमारे निजी हाथों में, और मंदिरों में हमारे 5,000 से 10,000 टन सोना हमारे मंदिरों में है। रुपये में आता है 58 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का मतलब है 1 के ऊपर 12 शून्य, 58 लाख करोड़ रुपया। इतनी हमारी संपत्ति ये गोल्ड में फंसी हुई है। तो गोल्ड का और कैश का संबंध है। आपने देखा है कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो गई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अनाउंसमेंट की, तो 4 घंटे में गोल्ड की कीमत 30,000 प्रति 10 ग्राम 60-70 हजार तक चली गई थी। तो गोल्ड का और इसका संबंध है।
तो मैं ये समझता हूं कि जो गोल्ड हमारे देश में इतनी बड़ी मात्रा में है उसको कार्यान्वित करना चाहिए, उसको देश के काम में लाना चाहिए। इस फैसले का एक उद्देश्य यह भी है कि आप लेस कैश इकोनॉमी, फिर कैशलेस इकोनॉमी या डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ दें। क्या उसका भी आप देखते हैं कि आर्थिक विकास पर सीधे तौर पर सकारात्मक असर पड़ने जा रहा है? बिल्कुल पड़ने जा रहा है। देखिए, लोगों में ये भावना हो गई कि हम लोग कैशलेस की तरफ जा रहे हैं और कैश पूरा खारिज हो जाएगा और हम पूरी तरह से कैशलेस की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम लोग कैशलेस की तरफ नहीं जा रहे, लेस कैश की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हमारे देश में जो कैश का अनुपात है, करेंसी का अनुपात हमारे राष्ट्रीय उत्पन्न से है, वो कितना है? वो है 12.5%। दुनिया के सारे देशों में जो प्रगत देश है उनमें ये औसत से इसका अनुपात क्या है? 4 से 5%। मैं तो ये कहता हूं कि अभी जो 12.5% है कैश का जीडीपी से रेशियो, उसको अगर हम कम करके 6, 7 या 8% तक लाते हैं तो बहुत बड़ी उसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो इससे ये काला धन जो है वो अपने आप कम हो जाएगा और सरकार की पूंजी बढ़ेगी, सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा जो कि जनता के काम में लाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाधव। ऐसे उपाय बार बार करते रहने पड़ेंगे और इस फैसले का आप पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और एक तरह से कहा जाए कि इस फैसले के बाद डॉक्टर जाधव ने कहा कि एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और देश की या फिर कहें दुनिया की सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था बनने से अभी भी हमें कोई रोक नहीं सकता। तो फिलहाल इस खास मुलाकात, खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।